नमस्कारम। एक बार फिर से मैं मार्तंड कुमार संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज व्यंजन संधि की बची हुई दो संधियों पे हम चर्चा करेंगे और उन दोनों संधियों में से जो पहली संधि है उसका नाम है चर्तो संधि। कौन सी संधि है? तो पहली संधि का नाम है चर्तो संधि और जो इसका सूत्र है इस सूत्र का नाम है खरिच। सूत्र क्या है? खरिच। चर्तो संधि है और चर्तो संधि का सूत्र है खरिच। इसका जो संबंध है वो जशत्व संधि से है। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जब हमने आपको जशत्व संधि पढ़ाया था तो जशत्व संधि में हमने आपको बताया था कि झलाम जसो अंते। पहला कि अगर झल प्रत्याहार के वर्ण पहले पद के अंत में आते हैं तो उनकी जगह पर जस हो जाएगा। उसी तरह की कुछ बातें यहाँ भी कही गई हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। तो चर्तो संधि है। चर्तो संधि का सूत्र खरिचा है और ये खरिचा सूत्र क्या करता है इस बात को समझेंगे कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, कौन सा प्रत्याहार? झल प्रत्याहार। तो यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं। अब ये झल और खर क्या है तो इसे आगे आपको अभी हम समझाएंगे कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। फिर से एक बार देखेंगे कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। यानी झल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का आदेश कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर तीन प्रत्याहारों की बात की गई है। पहला जो प्रत्याहार है वो है आपका झल, जो दूसरा प्रत्याहार है वो है आपका खर और जो तीसरा प्रत्याहार है वो है आपका चर। अब किस प्रत्याहार में क्या मिलता है इस बात को समझ लेने पर ही ये संधि पूरी तरह से हमें समझ में आएगी। तो सबसे पहली बात करते हैं झल की। ये झल एक प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और ऊष्म वर्ण जिस प्रत्याहार में प्राप्त होते हैं उसे हम झल प्रत्याहार कहते हैं। दूसरा जो प्रत्याहार आता है आपका वो है खर। तो ये खर प्रत्याहार में क्या मिलता है? खपट, चटतौ, कपय, सससर। इन तीन माहेश्वर सूत्रों से मिलकर के खर प्रत्याहार का निर्माण होता है और खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों शा प्राप्त होते हैं। दूसरी बात समझ में आई? तीसरा देखिएगा, जो तीसरा प्रत्याहार है वो प्रत्याहार है चर और इस चर प्रत्याहार में चटतौ, कपय, सससर। तो इससे मिलकर के बनता है ये चर प्रत्याहार और इस चर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीनों शा प्राप्त होते हैं। तो ये तो तीनों प्रत्याहारों के बारे में हमने बताया। अब इन तीनों प्रत्याहारों का प्रयोग कैसे होता है इसके लिए मैंने एक आसान ट्रिक आपको लोगों को दिया। ये क्या कहता है? यहाँ पर कहा गया कि अगर पहले पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण मिलता है तो फिर से समझें कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण का योग
किसी भी वर्ग के प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे वर्ण का योग यदि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण से होता है, यदि वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण से होता है तो पहले का भी पहला, दूसरे का भी पहला, तीसरे का भी पहला और चौथे का भी पहला आदेश कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? यानी 1 2 3 4 का योग सामान्य रूप से, वैसे तो उसमें भी आएगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 का योग 1 2 से होता है तो उनके 1 2 3 4 की जगह पर एक आदेश हो जाएगा। यानी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण का योग यदि वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण से होता है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ ना? चलिए, अब जब आप इसका उदाहरण हल करेंगे तब बातें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। पहला उदाहरण हमने लिया सतपात्रम। क्या उदाहरण लिया? सतपात्रम। अब सतपात्रम उदाहरण जब हम करेंगे तो ये बात और अच्छे से स्पष्ट होगी। इसे हमने 2 भागों में बांट लिया। तो पहला जो पद बन जाता है वो आपका बन जाता है सद, ठीक है ना? पहला पद बन गया सद और दूसरा पद बन गया आपका पात्रम। अब सतपात्रम का जो निर्माण हुआ है वो सदधन पात्रम से हुआ है। अब सदपात्रम में कहाँ पर हमारा सूत्र खरीचा लगता है और यहाँ पर प्रत्याहारों का प्रयोग कैसे शब्द के अंतर्गत किया गया है, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखिए कि यहाँ पर सद पहला पद है और पात्रम दूसरा पद है। सद जो शब्द है इसमें पूर्व पद के अंत में दा मिल रहा है और पात्रम में यानी पहले जो पात्रम में पहला जो वर्ण है वो पा मिल रहा है। ये सद का जो दा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और पात्रम का जो पा है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है यानी वर्ग का पहला वर्ण है। इसलिए जो ये दा है यानी ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो ये दा वर्ण है इसकी जगह पर चर हो जाएगा यानी वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। तो वर्ण आदेश होकर के क्या बनेगा? ता था दा, ये तवर्ग का तीसरा वर्ण है, इसीलिए दा की जगह पर क्या हो गया? ता हो गया। क्या हो गया? ता हो गया। तो ये आपका इस तरह से लिख दिया गया सत धन पात्रम। क्या बन गया भैया? सत धन पात्रम। अब ये ता में हलंत है तो इसका उच्चारण आधा होता है तो इसे आधे लिख सकते हैं, इसलिए अब आपका ये बन गया सतपात्रम। क्या बन गया? सतपात्रम। ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आई? चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यहाँ से उदाहरण यही है। तो अगला उदाहरण अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसको देखिएगा, ठीक है ना? चलिए अगला उदाहरण जो आपके समक्ष प्रस्तुत होता है उस उदाहरण का नाम है लिप्सा। आप लोगों ने देखा होगा ये टेट और सुपर टेट या अन्य किसी भी संस्कृत व्याकरण में संधि के अंतर्गत आने वाले उदाहरणों में सबसे प्रमुख उदाहरण है लिप्सा और अधिकतर विद्यार्थी इसका विच्छेद करने में कमी कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे उदाहरणों को भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो कि संधि के नियमों की तो व्याख्या करता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ कभी कभी परीक्षाओं में वो हूबहू यानी वही उदाहरण जब आपकी परीक्षा में आ जाए तो सोचिए कितना अच्छा होगा। नहीं कि मतलब आटा भी गूंथना नहीं पड़ा और रोटी भी बन के तैयार हो गई, ठीक है? तो सीधे रोटी मिल जाए कि आटा गूंथ के रोटी बनाना पड़े तो उसमें तो समय लगेगा और परिश्रम भी लगेगा, लेकिन जब सीधी रोटी थाली में गिरे तो क्या होगा? अच्छा लगेगा ना। तो उसी तरह से ऐसे ऐसे उदाहरणों को हम आपके लिए चुन कर लाते हैं जो कि परीक्षा में हूबहू वही मिल जाए।
अब ध्यान दीजिएगा, ये लिप्सा शब्द सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको पहले ही इम्पोर्टेंट बना लें। और इसको जब हम अलग करेंगे तो ये पहला हो गया लिभ और दूसरा हो गया सा। क्या हो गया? लिभ और सा। अब ध्यान दीजिएगा, लिभ और सा लिप्सा बनता है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर पहले पद के अंत में लिभ का भा आया और यहाँ पर सा आया, जो कि क्या है? ऊष्म वर्ण है। क्या है? ऊष्म वर्ण है। तो ये जो लिभ का भा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है। झल में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि झल में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो सा है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों ऊष्म वर्ण मिल रहे हैं, तो ये दंत सा यहाँ पर खर प्रत्याहार में मिल रहा है और वही सेम चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यानी लिभ में जो पूर्व पद के अंत में आने वाला भा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और इस झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भा का योग खर प्रत्याहार के दंत सा से हो रहा है। इसलिए भा जो है ये किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो भा किस वर्ग का है? पवर्ग का है। प फ ब भा। तो भा की जगह पर का हो गया? पा हो गया। भा की जगह पर क्या हो गया भैया? पा हो गया। अब पा में हलंत है, तो इसलिए अब इसको कैसे लिखेंगे कि अब ये स्थिति बन गई लिप धन सा। क्या बन गया? लिप धन सा। अब ये पा में हलंत है और इसका उच्चारण आधा होता है, इसलिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्या? लिप्सा। ऐसा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा भी लिख सकते हैं, लिप्सा। चलिए, दो उदाहरण हो गया और तीसरा उदाहरण, एक और उदाहरण आपको हल करा देते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो तीसरा उदाहरण भी आप देख लीजिए। अच्छा, अब तीसरा उदाहरण क्या है? सत्कारः। क्या है भैया? तो तीसरा उदाहरण है आपका सत्कारः। सत्कार करना मतलब सेवा करना, सम्मान करना, आदर करना। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति में आदर और सम्मान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भवः। अतिथि कैसा होता है? वो देवता के स्वरूप होता है। ठीक है ना? गुरु का सत्कार, श्रेष्ठ जनों का सत्कार, विद्वानों का सत्कार, है ना? बड़ा अच्छा शब्द है और बड़ा ही सुंदर शब्द है। तो ये सत्कारः शब्द प्रस्तुत हुआ है। अब इसे अलग करेंगे तो पहला पद बन गया आपका सद और दूसरा पद क्या बन गया आपका? कारः। सद धन कारः। सद में पहले पद के अंत में दा मिल रहा है और कारः में का मिल रहा है। जो पहले पद के अंत में आने वाला दा है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है और इसका योग कारः के का से हो रहा है, जो कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। अतः दा के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो दा के स्थान पर खरि च सूत्र से दा को क्या हो गया? ता हो गया। दा को क्या हो गया? ता हो गया। और अब ये क्या बना? तो अब इस तरह से बन जाएगा सत सत धन कारः। का बन गया भैया? सत धन कारः। अब जब इसे ता में हलंत है, इसे आधा लिख सकते हैं, तो अब ये आपका क्या बन गया? सत्कारः। क्या बन गया? सत्कारः। चलिए, ये रहा पूरा का पूरा चर्तो संधि। और चर्तो संधि में क्या होता है, इसे 1 मिनट में फिर से पूरी बात आप हमारी समझ लीजिए कि चर्तो संधि है। चर्तो संधि का सूत्र खरिचा है और इस सूत्र की परिभाषा यह है कि यदि झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त होते हैं, यानी झल का योग खर से होता है, तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। यानी बात सीधी सीधी अगर कही जाए सामान्य रूप से, तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि 1 2 3 4 का योग अगर 1 2 से हो जाता है तो 1 2 3 4 की जगह पर एक आदेश हो जाता है। अब वहाँ पर एक, यहाँ दोनों जगह हमने ऊष्म नहीं लिखा है और ऊष्म का वर्णन यहाँ पर हमने
कर दिया है, इसलिए बार बार उसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब व्यंजन संधि में चर्तो संधि की पूर्णता होने के बाद एक संधि आपकी और शेष रह जाती है और उस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है भैया? तो उस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। और अनुनासिक संधि से भी प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए अब हम आप सब अनुनासिक संधि पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हेडिंग बनाते चलिए और आप अपनी रफ या कॉपी में जहाँ भी आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट भी करते चलें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी तो लिखना है महाराज, है कि नहीं है भाई? जितना आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो आप करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी ज़रूरी है भैया। पढ़ाई, लोग कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई न, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ में उतना ही ज़रूरी है क्या? लिखाई भी। तो अब इसका हम सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना? इसका सूत्र आ गया यरो अनुनासिके अनुनासिको वा ये सूत्र आ गया इसका कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, बहुत सामान्य रूप से समझिएगा, ठीक है ना, कि यर प्रत्याहार के बाद, अब इसकी परिभाषा हम आप लोगों के समक्ष लिखते हैं, नोट करते चलिएगा। यदि यर प्रत्याहार के बाद, यर क्या है? प्रत्याहार। अब ये यर प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है? तो आप देखेंगे माहेश्वर सूत्र में अयुण ऋलिक एयोंग अयोज हयवरट। तो हयवरट जो माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र है, उस हयवरट में हा को छोड़ दिया गया है, बाकी या से ग्रहण कर लिया गया है। और ये यर यानी सससर न, तो सिर्फ हा वर्ण को छोड़कर, हा वर्ण को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। इस बात को जानते रहिएगा कि यर प्रत्याहार में कौन सा व्यंजन नहीं मिलता। तो ये भी प्रश्न आप जान लीजिए कि हा वर्ण को छोड़कर, क्योंकि हैवरट का हा छोड़ दिया पहले और हल का हा छोड़ दिया बाद में, तो सिर्फ और सिर्फ हा वर्ण को छोड़ करके सारे के सारे व्यंजन किस में मिल जाते हैं? आपको यर प्रत्याहार में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, यदि यर प्रत्याहार के वर्णों का योग, वर्णों का योग, योग माने जुड़ना, यानी उसके बाद अगर आता है, तो यदि यर प्रत्याहार के वर्णों का योग किसी अनुनासिक वर्ण से होता हो, अनुनासिक वर्ण से होता हो तो यर किसी अनुनासिक वर्ण से होता हो तो पूर्व पद के अंत में आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है,
परिवर्तित हो जाता है। ये हमने आप लोगों के लिए और सरल कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। अनुनासिक संधि है और अनुनासिक संधि का सूत्र क्या आया, इसको उच्चारण करेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। फिर से एक बार पढ़ेंगे। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र में जो पहला पद आया वो क्या है, यरो। क्या है, यरो, ठीक है ना। तो यरो का मतलब क्या हुआ, यरो का मतलब हुआ यर, और यर क्या है, प्रत्याहार। यर क्या है, प्रत्याहार। अब यर प्रत्याहार में क्या होता है, तो हमने आप लोगों को बताया कि यर एक ऐसा प्रत्याहार है जो कि हायवरट के या से शुरू होता है और सससर के रा तक जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण हा को छोड़कर बाकी सारे के सारे व्यंजन ग्रहण कर लिए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये कही गई कि यदि यर प्रत्याहार के वर्णों का योग, यानी हा को छोड़ करके, ऐसा कह सकते हैं कि हा को छोड़कर यदि किसी भी व्यंजन के बाद, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, हा को छोड़कर यदि किसी भी व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक मतलब पंचमाक्षर, इया मा अंगा ड़ न, इयम गणना नाम नासिका, यानी ये जो पंचमाक्षर हैं, हा को छोड़ करके, इसको यूं समझ सकते हैं कि हा को छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं, यदि किसी भी व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण आता है तो पूर्व पद के अंत में आने वाला व्यंजन भी अनुनासिक हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका उदाहरण के साथ जब हम समझेंगे तब ये आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक उदाहरण हल करते चलेंगे और आपको समझाते भी चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला उदाहरण लिया हमने क्या, जगन्नाथः। चलिए, ये बहुत ही अच्छा भगवान जगन्नाथ का नाम आया और पहला नाम जगन्नाथ का लेने पर जो है दिन बड़ा शुभ होता है और कल्याणप्रद होता है। तो भगवान जगन्नाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए हम जगन्नाथा शब्द की सिद्धि करेंगे। अब ये जगन्नाथ जो शब्द है, तो जगत का जो नाथ है, यानी जगत का जो स्वामी है वही जगन्नाथ है। तो इसमें पहला पद बन गया आपका जगत और दूसरा पद बन गया नाथ। चलो विसर्ग लगा ही देते हैं साथ में, नाथा बन गया। तो जगत धन नाथा, ये हो गया। अब देखिए, पहले पद के अंत में जगत में तावर्ण मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पहले पद के अंत में जगत में तावर्ण मिल रहा है और ये तावर्ण यर प्रत्याहार का वर्ण है। किस प्रत्याहार का वर्ण है, यर प्रत्याहार का। और उसके बाद नाथा हमें क्या मिल रहा है आपको, ना, जो कि एक अनुनासिक वर्ण है। तो ता का योग अनुनासिक वर्ण से हो रहा है, इसलिए यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र कहता है कि यदि यर प्रत्याहार में आने वाले किसी भी वर्ण का योग किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो यर प्रत्याहार में आने वाला जो भी वर्ण पूर्व पद के अंत में प्राप्त हो रहा है वह अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, यानी अनुनासिकत्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये तवर्ग है और तवर्ग का पांचवा वर्ण क्या आया, तो ता था दा धा न। तो ता की जगह पर क्या हो गया, न हो गया। तो ये अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि जगन नाथ।
क्या लिख सकते हैं, जगन्नाथः। और जब ना में हलंत है, इसकी मात्रा आधी है तो इसको आधा भी लिख सकते हैं। तो जब इसको आधा लिख दिया हमने तो ये क्या बन गया, जगन्नाथः। क्या बन गया, जगन्नाथ। बोलो बना कि नहीं बना। चलिए अब जगन्नाथा की सिद्धि करने के बाद हम एक अगला उदाहरण लेते हैं, और अगला उदाहरण जो कि परीक्षा के लिए परमोपयोगी है, इसलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सन्मति ही। क्या हो गया, सन्मति ही। चलिए क्या कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सदमति होती है, मति माने बुद्धि, विचार, आचरण, व्यवहार, तो यानी कि जहाँ पर सदमति होती है, सच्चे विचार होते हैं, सच्चे मत होते हैं, सद्वृत्ति होती है, सद्विवेक होता है, वहाँ पर हर तरह से कल्याणार्थक चीज़ें होती हैं, कल्याणप्रद होती हैं, मंगलमय होती हैं। अब यहाँ पर कहा गया, शब्द आया आपका सन्मति ही। क्या शब्द आया, सन्मति ही। तो सन्मति को सबसे पहले हम अलग करेंगे। क्या करेंगे, सन्मति को सबसे पहले अलग करेंगे और इसका बन जाएगा आपका सद धन मति ही। तो मति का मतलब हो गया बुद्धि, और सद मतलब सच्ची। तो लोग कहते हैं ना सद्बुद्धि, सद्व्यवहार, सदाचरण, सच्चरित्र ना। जहाँ पर ये चीज़ें होते हैं वहाँ पर मनुष्य का व्यक्तित्व विकास भी होता है, कल्याणप्रद होता है। सन्मति ही ये शब्द है, इसे दो भागों में हमने विभक्त किया। सबसे पहला आया सद, दूसरा आ गया मति। अब आप ये देख रहे हैं कि सद में जो दा है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, और मति में जो ये माँ है ये अनुनासिक वर्ण है। तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले दा का योग मति के माँ यानी अनुनासिक वर्ण से हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया कि हा को छोड़ करके यदि किसी भी व्यंजन का योग अनुनासिक वर्ण से हो रहा हो तो पूर्व पद के अंत में आने वाले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक आदेश हो जाता है। अब उसी नियम को यहाँ पर लगा देंगे तो दा वर्ण आया, और ये तवर्ग का है तो तवर्ग का तीसरा वर्ण है दा, और तवर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा तो ता था दा धा न। क्या आया, ना। तो दा किस में परिवर्तित हो गया, ना में परिवर्तित हो गया। तो अब ये रूप बन गया सन धन मति ही। का बन गया भैया, सन धन मति ही। और ये ना आधा है, इसकी मात्रा 1/2 होती है, क्योंकि कहा गया व्यंजनम अर्धमात्रिकम। व्यंजन कैसा होता है, अर्धमात्रिक होता है, जो स्वयं उच्चार्यमाण नहीं होता। कहा गया कि एक मात्रा भवेत ह्रस्वो द्विमात्रम दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा तो प्लुते गेयो व्यंजनम अर्धमात्रिकम। तो यहाँ पर जो भी व्यंजन कभी आदेश होता है वो अपने मूल रूप में होता है, और व्यंजन का मूल रूप कैसा होता है, हलंत होता है। और हलंत की मात्रा कितनी होती है, आधी होती है। वो उच्चार्यमाण होता है कि नहीं होता, नहीं होता है। तो उसे आधा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। इसलिए सन में जो ना को हलंत लगाया है, जब अंजीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम से इसको मिला देंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा क्या, सन्मति ही। का बन गया, सन्मति। बन गया कि नहीं बन गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को 2 संधियां पढ़ाया। पहली संधि हमने आपको पढ़ा दिया चर्त संधि, और दूसरी संधि पढ़ा दिया अनुनासिक संधि। ठीक है ना। तो आगे अब विसर्ग संधि एक वीडियो बनाऊंगा, और उस एक वीडियो में पूरी की पूरी विसर्ग संधि विधिवत तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। बने रहिएगा संस्कृत मार्तंड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद।